ओके, इनऑर्गेनिक के जो है ना मतलब केमिस्ट्री के लास्ट वीडियोस में हमने पहले डिस्कस किया था कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए हमारा जो स्टडी मटेरियल रहेगा दैट विल बी ओनली एनसीईआरटी, ठीक है। और लेक्चर्स की ज़रूरत कुछ ही चैप्टर्स में पड़ेगी, वहाँ पे भी मैंने वो डिस्कस किया था, ठीक है। सो अच्छा, उसके बाद मतलब हमने डिस्कस करना था कि अब इनऑर्गेनिक को कैसे पढ़ना है, व्हाट इज़ गोइंग टू बी आवर अप्रोच, ठीक है। प्रोसीजर क्या रहेगा इनऑर्गेनिक के लिए, बिल्कुल वही प्रोसीजर रहेगा जो मैंने आपको पहले ही बोला जो बायो के लिए था। वीडियो नंबर 2 जो बायो में है ना, मतलब वहाँ पे आप देख लेना कि स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 मतलब जितने भी थ्योरी बेस्ड चैप्टर्स हैं इनऑर्गेनिक का को ऑर्गेनिक का हो और बायो का तो है ही, उसमें जो है ना वही आपने अप्रोच वहाँ पे फॉलो करना होगा, ठीक है। सो यहाँ पे जो है ना मैं कुछ और चीज़ें बोलूँगा जो इनऑर्गेनिक के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी। ओके, शॉर्ट नोट मेकिंग इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। शॉर्ट नोट मेकिंग जो है किस किस चैप्टर में जो है ना आपने शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, ठीक है। सबसे पहली बात, शॉर्ट नोट जो है ना आपने जो है ना मतलब छोटे छोटे पेजेस पे या मतलब किसी छोटी नोटबुक पे आपने जो है ना नोट करना होगा, किन को, ओनली एक्सेप्शंस को, या कोई ट्रेंड दी होगी, कोई ऑर्डर या इरेगुलर ऑर्डर हो या रेगुलर ऑर्डर होगा, कोई भी प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी हो, केमिकल प्रॉपर्टी, कोई भी ऑर्डर दिया जाएगा वहाँ पे एनसीईआरटी पे, कोई एक्सेप्शन होगी उसको आपने सेपरेटली नोट करना होगा, ठीक है। क्योंकि ये भी आपको बहुत काम आएगा इन द लास्ट 7 डेज, ठीक है। क्योंकि इन द लास्ट 7 डेज यू वोंट बी एबल टू रिवाइज ऑल द चैप्टर्स ऑफ द इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सो एट लीस्ट आप क्या कर सकते हो, जो आपने सेपरेटली जो है ना एक्सेप्शंस को नोट किया होगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी आपने नोट किया होगा, वहाँ पे आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी लिख सकते हो, लेकिन ज़्यादा जो है ना जमा नहीं करना है, उतनी ही जमा करने हैं सो दैट कि इन द लास्ट 7 डेज की आपके जो है ना हर एक पॉइंट पे नज़र पड़ जाए, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द शॉर्ट नोट मेकिंग। अगर मैं अपनी बात करूँ, मैंने किस किस चैप्टर में शॉर्ट नोट्स बनाए थे, किस किस चैप्टर में, देखो स्पेशली एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी और एफ ब्लॉक में मैंने जो है ना लिटिल बिट केमिकल प्रॉपर्टीज़ को लिखा था। वहाँ पे जो ऑर्डर्स दिए जाते हैं इरेगुलर ऑर्डर्स और एक्सेप्शंस वगैरह ऑक्सीडेशन स्टेट्स के, ठीक है, मैंने उनके लिए जो है ना एस ब्लॉक में भी और पी ब्लॉक और डी एंड एफ ब्लॉक में भी, ज़्यादा एस ब्लॉक में और पी ब्लॉक में मैंने शॉर्ट नोट्स मतलब छोटे से मतलब एक एक पेज में लिख रहा था कि रिएक्टिविटी का ऑर्डर, स्टेबिलिटी का ऑर्डर, ठीक है, बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर, ठीक है, कौन सा कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। सो ब्लॉक केमिस्ट्री में आपने जो है ना मतलब सेपरेट पेज या सेपरेट नोट बनाना है फॉर शॉर्ट नोट्स, ठीक है। उसके अलावा क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में आपने क्या करना होगा, एक्सेप्शंस इन द पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ जितनी भी है, एटॉमिक रेडियस हो, आयनाइजेशन एनर्जी हो, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हो या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मतलब इनमें जितनी भी एक्सेप्शंस होंगी या जितने भी ऑर्डर्स आप यहाँ से निकलेंगे, आपने उनको जो है ना सेपरेटली एक छोटे से पेज पे या एक दो पेज पे नोट करना होगा, ठीक है, सो दैट कि एंड में जो है ना आसानी हो जाए रिविजन्स में। अच्छा, उसके बाद केमिकल बॉन्डिंग में, केमिकल बॉन्डिंग में मैंने क्या किया था, बॉन्ड पैरामीटर्स, सपोज बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर, मतलब कुछ कंपाउंड्स के लिए, स्पेसिफिक कंपाउंड्स के लिए जो है ना बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर, ठीक है, या स्पेसिफिक मतलब कंपाउंड्स के लिए सपोज क्लोरीन जो है ना मतलब ये मॉलिक्यूल्स, उनके लिए बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर, या मतलब बहुत सारे कंपाउंड्स के लिए बॉन्ड एंगल का ऑर्डर, ठीक है। सो बॉन्ड पैरामीटर्स के बारे में मतलब बहुत मतलब ज़्यादा नहीं, ज़्यादा डिटेल में नहीं, कुछ ही पॉइंट्स को मैंने नोट किया था। अच्छा, हाइब्रिडाइजेशन जो है ना, हाइब्रिडाइजेशन में जो है ना जब डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है, सपोज फ्रॉम मतलब जब हम बात करते हैं सपोज sp3, वहाँ पे आती है dsp2, उसके बाद आती है sp3d, sp3d2, मतलब इनमें जो डी ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होते थे मैंने उनको भी सेपरेटली नोट किया था, ठीक है। उसके बाद MOT, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, वहाँ पे मैंने नोट किया था कि बॉन्ड ऑर्डर के बारे में, मतलब बॉन्ड ऑर्डर के लिए कंडीशंस क्या है, मतलब पॉजिटिव कब होता है, नेगेटिव कब, मतलब स्टेबल कब होता है कंपाउंड, स्टेबिलिटी और बॉन्ड ऑर्डर के दरमियान क्या रिलेशन रहती है, और कौन कंपाउंड एग्जिस्ट करता है कौन नहीं करता है, ठीक है, उनको मैंने नोट किया था। अच्छा, उसके बाद जो है हाइड्रोजन, उसके बाद जो है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन जो है ना उसमें आता है मतलब H2O2, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, वहाँ पे आ रही हैं इसकी ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज़ इन बोथ एसिडिक और बेसिक मीडिया, वो रिएक्शंस या वो याद नहीं रहती, उनको भी आप सेपरेटली लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद आ रही है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री जो 12th का पार्ट है, वहाँ पे जो है ना आइसोमेरिज्म, स्पेशली जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, उनकी एग्जांपल्स को आप सेपरेटली नोट कर सकते हो। उसके बाद आ रही है वहाँ पे CFD, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी, ठीक है, वहाँ पे जो है ना कौन कौन सा जो है ना कंपाउंड, कौन कौन सा कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स जो है ना इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा, कौन कौन सा आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा, उनको मैंने सेपरेटली पेज पे नोट किया था। सो दिस वाज ऑल अबाउट द इनऑर्गेनिक। और रही बात जो है ना बुक्स की, अब आप कौन सी बुक सॉल्व करोगे, किस किस सब्जेक्ट में कौन कौन सी बुक सॉल्व करोगे। अगर मैं बायो की बात करूँ, मैंने जो है ना स्पेसिफिकली मैंने लास्ट वीडियोज़ में भी बताया होगा कि स्पेसिफिकली मैंने बायो में कम्प्लीटली किसी ऑब्जेक्टिव बुक को सॉल्व नहीं किया था।
क्योंकि मैंने वही मतलब जो है ना, जो मैंने दूसरी वीडियो में मैंने आपको बोला कि मतलब डिज़ाइन MCQs बाय योरसेल्फ फ्रॉम ईच लाइन और ईच पेज, मैंने उसी को फॉलो किया था, उसी को मैंने बिल्कुल मतलब पकड़ के रखा था। मैं उसी को फॉलो करता था और जो है ना मतलब मुझे ज़्यादा क्वेश्चंस करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती थी, ठीक है। लेकिन मैंने डॉक्टर अली को लाया था, ठीक है। मतलब बिल्कुल NCERT बेस्ड ऑब्जेक्टिव बुक है। अगर आपके पास भी कोई और NCERT बेस्ड ऑब्जेक्टिव बुक हो, कोई दिक्कत नहीं, आप उसी को ले लो। लेकिन आप जो है ना साथ साथ एक काम करना, डिज़ाइन MCQs बाय योरसेल्फ, ठीक है, फ्रॉम ईच लाइन एंड ईच पैराग्राफ, ठीक है। लेकिन मैंने डॉक्टर अली को कम्प्लीटली सॉल्व नहीं किया। अच्छा, उसके बाद बात करते हैं केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री में मेरे पास थी नीट चैम्पियन। मतलब लास्ट 10 ईयर्स के मेडिकल एंट्रेंसेस जितने भी है, मतलब उनके ऑब्जेक्टिव्स को मैंने सॉल्व किया था, स्पेशली इन ऑर्गेनिक और फिजिकल। इनऑर्गेनिक में मैंने ब्लॉक के लिए, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक के लिए, और डी एंड एफ ब्लॉक के लिए, और हाइड्रोजन के लिए। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैंने इनमें क्वेश्चंस नहीं किए थे, बल्कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैंने सिर्फ केमिकल बॉन्डिंग और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री और क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स और मेटलर्जी, मतलब इन चैप्टर्स में मैंने क्वेश्चंस किए थे। बाकी इनऑर्गेनिक में एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी एंड एफ, क्योंकि मैं वहाँ पे भी क्या करता था, MCQs डिज़ाइन करता था फ्रॉम ईच लाइन एंड ईच पैराग्राफ। वहाँ पे जो है ना ऑब्जेक्टिव्स करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन फिजिकल में मैंने अच्छे से नीट चैम्पियन को सॉल्व किया। मतलब लास्ट 10 ईयर्स के डिफरेंट मेडिकल एंट्रेंसेस के PYQs को आपने सॉल्व करना होगा। अब आपके पास कोई भी बुक हो या कोई आपको जो है ना, जहाँ भी आप पढ़ रहे होंगे वहाँ के DPPs हो, ठीक है, कोई भी मॉड्यूल हो, लेकिन मतलब मेक श्योर कि आप जो है ना, आपका कॉन्सेप्ट जो है ना, आपको कॉन्सेप्ट पे होल्ड आ रहा है बाय सॉल्विंग डिफरेंट पैटर्न ऑफ न्यूमेरिकल्स और डिफरेंट क्वेश्चंस, ठीक है। ऑर्गेनिक में भी जो है ना, मैंने लास्ट 10 ईयर्स की PYQs को सॉल्व किया। मतलब वो नीट चैम्पियन आ रही है, चाहे वो एरिहाद की हो, MTG को, कोई भी पब्लिकेशन हो। और उसके साथ साथ मैंने AIPMT के PYQs जो है ना, AIPMT का मॉड्यूल आपके पास 32 ईयर्स का होगा, 30 ईयर्स का होगा, ओनली इन फिजिकल। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में मैंने AIPMT के क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया था, ओनली फिजिकल के कुछ स्पेसिफिक चैप्टर्स में। सपोज मैंने जो है मतलब सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स में किया था, एटॉमिक स्ट्रक्चर वहाँ पे किया था, और उसके बाद आ रहा है थर्मोडायनेमिक्स को किया था, स्टेट्स ऑफ मैटर को किया था। 12th में मैंने सॉलिड स्टेट को किया था, सॉल्यूशन को किया था, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को किया था। मैंने इक्विलिब्रियम को नहीं किया था, ठीक है, क्योंकि मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस मतलब डिफ़िकल्ट भी दिए गए थे AIPMT के मतलब मॉड्यूल पे, मैं उनको सॉल्व नहीं करता था, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिजिक्स में मैंने क्या किया था, नीट चैम्पियन को मतलब लास्ट 10 ईयर्स के PYQs, लास्ट 10 to 15 ईयर्स के PYQs को आपने सॉल्व करना होगा। डिफरेंट मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस को आपने सॉल्व करना होगा, प्लस AIPMT के PYQs को। लेकिन आपकी जो ऑब्जेक्टिव बुक होगी फिजिकल केमिस्ट्री के लिए, जो DPP आपके पास होगा, जो ऑब्जेक्टिव बुक आपके पास होगी, और फिजिक्स के लिए जो आपके पास ऑब्जेक्टिव बुक होगी या DPP आपके पास जो होंगे, उनमें से आपने डिफिकल्ट क्वेश्चंस को बिल्कुल सॉल्व नहीं करना है, टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं करना है। और मैं भी नहीं करता था, क्योंकि आपके पास जो है ना मतलब हार्डली फिजिक्स में जो है ना आपके पास 5-7 क्वेश्चन जो हार्ड होते हैं, जो डिफिकल्ट होते हैं, लेकिन ऑलमोस्ट 37 या 38 क्वेश्चन जो है ना मीडियम और इजी होते हैं। सो आपने क्या करना होगा, ज़्यादा जो है ना डिफ़िकल्ट क्वेश्चन पे फोकस नहीं करना है, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द गाइडेंस कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में आपने क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। व्हाट इज़ गोइंग टू बी योर अप्रोच इन फिजिकल केमिस्ट्री टुवर्ड्स द न्यूमेरिकल्स, व्हाट इज़ गोइंग टू बी योर अप्रोच टुवर्ड्स न्यूमेरिकल्स इन फिजिकल केमिस्ट्री एंड फिजिक्स, और आपका ऑर्गेनिक रिएक्शंस में क्या अप्रोच रहेगा। दिस वाज ऑल अबाउट द गाइडेंस, ठीक है। सो अल्हम्दुलिल्लाह गाइडेंस के रिलेटेड जितने भी वीडियोस मतलब मैंने अपलोड करने थे, जितनी भी चीज़ें, जितनी भी बातें मैंने आपके साथ शेयर करनी थी, अल्हम्दुलिल्लाह मतलब आई एम डन विद दैट। लेकिन एक वीडियो जो है ना, एक वीडियो दैट इज़ अबाउट द रिविजन्स की स्ट्रैटेजी, वो जो मैंने लास्ट टाइम बोला था एक वीडियो में, लास्ट मिनट रिविजन्स, सेपरेट नोटबुक और डेयरी फॉर टाइम लाइन ऑफ द रिविजन एंड रिविजन आफ्टर एवरी 5 और 6 डेज़। उसके लिए मैं जो है ना सेपरेट वीडियो इंशाल्लाह अपलोड करूँगा, लेकिन आफ्टर 2 और 3 डेज़, ठीक है। तब तक के लिए बिल्कुल जो है ना आप अच्छे से पढ़ाई करना, ठीक है। बिल्कुल जो है ना आप जितने भी इस वीडियो को देख रहे होंगे, अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे होंगे, आप मेरी प्रीवियस वीडियोज़ को भी देखो, बिल्कुल जो है ना बहुत जो है ना आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा इंशाल्लाह। हर एक चीज़ को फॉलो करो इंशाल्लाह यू विल बी देयर ऑन द लिस्ट इंशाल्लाह। तो तब तक के लिए जो है ना, जब तक ना नेक्स्ट वीडियो आ जाए, टाइम ज़ाया नहीं करना बिल्कुल। यूट्यूब पे किसी भी मतलब किसी भी सोशल मीडिया पे कोई अपना टाइम मत ज़ाया करना, ठीक है। बिल्कुल अपने किताबों के साथ जुड़े रहना। ओनली देयर आर मतलब 5 मंथ्स और आई कैन से 5.5 मंथ्स इज़ लेफ्ट फॉर योर एग्जामिनेशन, ठीक है। मतलब ठीक ठाक टाइम है, ना ज़्यादा है ना
कम है, आपकी प्रिपरेशन इंशाल्लाह बेस्ट हो सकती है इन दीज़ 5 मंथ्स, ठीक है। बाकी जहाँ जहाँ पे भी आपको जो है ना कोई भी रिक्वायरमेंट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेरी हो, यू कैन जो है ना मेंशन इन द कमेंट सेक्शन, और इंशाल्लाह जो है ना मैं खुद ब खुद उस पर वीडियो अपलोड करूँगा, ठीक है। मेक श्योर कि आप ज़रूर कमेंट करना आपकी कौन सी प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है सब्जेक्ट के वाइज, या सब्जेक्ट के बाहर आपको स्ट्रेस आ रहा है, आपको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, आपकी जो है ना एनजाइटी लेवल है, कोई स्ट्रेस लेवल है, अनसर्टेनिटी है कि यार क्या सिलेक्शन होगी या नहीं होगी, मतलब जितनी भी प्रॉब्लम्स आपको सब्जेक्ट के अलावा, देखो सब्जेक्ट के बारे में जो गाइडेंस जो थी अल्हम्दुलिल्लाह आई थिंक दैट इज़ डन, मतलब केमिस्ट्री में क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, फिजिक्स में क्या पढ़ना है कैसे पढ़ना है, और बायो में मतलब वी आर डन विद दैट। अब इसके अलावा जो कोई भी आपको ऑब्स्टिकल आ रही है पढ़ाई में, यू कैन मेंशन दैट इन द कमेंट्स, मतलब शॉर्ट में वहाँ पे लिखना है कि भाई यहाँ पे बिकॉज आई एम योर ब्रदर, ठीक है, आई एम योर ब्रदर, और मैंने ये डिसाइड किया था कि मतलब जब मेरा मतलब दूसरा ड्रॉप था, मैंने उसी दिन मतलब उन्हीं दिनों में डिसाइड किया था कि जब मैं सिलेक्ट हो जाऊँगा इंशाल्लाह, मतलब मैं अपने भाइयों को, अपनी सिस्टर्स को, अपने जूनियर्स को ज़रूर गाइड करूँगा इंशाल्लाह, एंड आई एम डूइंग दैट इंशाल्लाह, एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट इंशाल्लाह। मेक श्योर कि आप अपना बेस्ट दे रहे हो, अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है। बिकॉज़ जो है ना मतलब इन द एंड जो जितना ज़्यादा एफर्ट्स लगा रहा है ना, मतलब उसी के ज़्यादा चांसेस होते हैं, ठीक है। जितने ज़्यादा एफर्ट्स आप लगाओ, जितने ज़्यादा रिविजन्स करो, जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करो, ठीक है, मेक श्योर कि आप ये सारी चीज़ें कर रहे हो, ठीक है, तो इंशाल्लाह एवरीथिंग विल बी फाइन, ठीक है। सो बाकी पढ़ाई करते रहना, ठीक से रहना, अल्लाह हाफिज़।